सिर्फ पेरेंट का 70,000, शेयर प्रीमियम सिर्फ पेरेंट का 50,000। ये हमने क्या किया और ये हमने क्यों किया? हमने शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम सब्सिडरी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लॉजिक सुने, फिर सुने, ये शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सब्सिडरी का इसलिए इग्नोर किया कि ये वही शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम तो है जो पेरेंट ने एक्वायर किया था, जो जिसमें पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की थी। हमने वहां से इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट की, यहां से शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम एलिमिनेट कर, क्योंकि ये वही शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम तो है जिसमें पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की, जिसमें पेरेंट, जो हमने पेरेंट को इशू किया हुआ है। तो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हुई, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम एलिमिनेट हुआ, और जिसको कॉन्ट्रा कहते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? मतलब आपस में कैंसिल आउट कर देना, सेट ऑफ कर देना। तो वहां से इन्वेस्टमेंट सेट ऑफ हुई और यहां से शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सेट ऑफ हुआ। तो शेयर कैपिटल ऑफ पेरेंट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम ऑफ पेरेंट ओनली विल बी रिपोर्टेड इन CSFP। इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलेंगे। फरहाद, ये जो आप मुश्किल मुश्किल बातें सोचने की कोशिश कर रहे हैं ना, यकीन जाने ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। अभी तो आप मेरे साथ साथ उंगली पकड़ के चलते रहें, तो आप बेफिक्र हो जाएं। हमने 30-35 जो क्वेश्चन करने हैं उनके अंदर ये सारी चीजें एड्रेस होंगी। जी बोले जनाब। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये रेज हैंड कर रहा है, मैं अलाउड टू टॉक कर रहा हूँ, लेकिन आई डोंट नो व्हाई। जी हसन खान और सिद्रा दोनों बोले। ये सेड मीन सिद्रा हैं, तो आई डोंट नो। जो भी है क्वेश्चन चैट में लिखे जनाब, लिखें चैट में। सर दोबारा समझा दें ये इक्विटी वाला रूल। हसन खान, रूल 3 की लॉजिक समझ नहीं आई। राफे साहब, सर वेयर आर रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग कहाँ पे है? क्या मतलब रिटेन अर्निंग पढ़ी है यार, यहीं पे पढ़ी है कहीं, ढूंढते तो आप। हसन अहमद का क्वेश्चन क्या, मुझे समझ नहीं आई। रिटेन अर्निंग अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने रूल क्यों नहीं डिस्कस किया, तो करेंगे यार स्टेप बाय स्टेप। रूल 4 रिटेन अर्निंग का है, अभी डिस्कस करते हैं। राव साहब फरमाते हैं कि गुड के अगेंस्ट क्या इंक्रीज हुआ इक्विटी साइड पर? कौन सी गुड यार, कौन सी गुड? गुड के अगेंस्ट कौन सी गुड? राव साहब अपना क्वेश्चन क्लियर करें, हमें इतनी मुश्किल मुश्किल बातें नहीं आती। अच्छा, राफे साहब और एक दो बच्चों ने कहा कि रूल नंबर 3 को मैं फिर क्लियर कर दूं, फिर क्लियर कर देता हूं। पहले तो रूल नंबर 3 की वर्डिंग आप देख लें। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का आएगा हमेशा, हर क्वेश्चन के अंदर। कभी भी सब्सिडरी का शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम हम नहीं लेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते, कभी भी। ठीक हो गया? कभी भी नहीं लेंगे शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम सब्सिडरी का। ये रूल है। अब रूल की लॉजिक क्या है? हमने इस रूल को यहाँ पे अप्लाई भी किया। शेयर कैपिटल सिर्फ 70,000 पेरेंट का लिया, शेयर प्रीमियम सिर्फ 50,000 पेरेंट का लिया। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है जनाब कि सब्सिडरी ने ये जो शेयर इशू किया, मैं 10,000 का शेयर कैपिटल और 5,000 का शेयर प्रीमियम जो नजर आ रहा है, किसको इशू किया हुआ है? पेरेंट को। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि नहीं 70% पेरेंट को इशू किया हुआ है, 30% तो कहीं और है। लेकिन हम रिमेनिंग 30% की बात भी अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। लेकिन आप थोड़ी देर को अज्यूम करें कि ये 100% शेयर अगर पेरेंट को इशू किए होते, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर ये शेयर्स कैपिटल में लिखने का मतलब क्या होता है? इक्विटी में हम लिखते हैं कि शेयर कैपिटल 10,000, ये भी लिख देते हैं। तो पूछने वाला पूछता कि 10,000 शेयर किसको इशू किया, मैं तो हम कहते हैं अपने ही आपको इशू किया। ग्रुप ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ग्रुप का अकाउंटेंट बन के सोचें, ओवरऑल ग्रुप को देखें। तो ग्रुप का ये कहना कि 10,000 के शेयर मैंने अपने ही आपको इशू किया, इट सीम्स इलॉजिकल। तो शेयर प्रीमियम क्या होता है कि शेयर इशू करते वक्त एक्स्ट्रा अमाउंट दी गई है, किसको शेयर इशू किया है? अपने ही आपको इशू।
अगेन इट सीम्स इलॉजिकल। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सब्सिडरी का इसलिए एलिमिनेट किया कि ये वही पेरेंट को इशू किया हुआ है। देखिए पेरेंट की इन्वेस्टमेंट क्यों एलिमिनेट की थी, क्योंकि ये पेरेंट ने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की थी। तो पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान आपस में कुछ भी गिव एंड टेक जो है उसको हमने एलिमिनेट करना है। मेरा कंसोलिडेशन के ऊपर पिछले लेक्चर में मैंने ये बात क्लियर की थी कि असल में कंसोलिडेशन में अब हमने सीखना ही यही है कि एलिमिनेशन कैसे होती है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान बहुत सारी ट्रांजैक्शन पाई जाती है, बेतकल्लफाना ट्रांजैक्शन पाई जाती है, एक दूसरे से गुड्स लेना, खरीदना, बेचना, लोन लेना देना, एसेट्स का लेना देना, और इवन एक दूसरे को इंटरेस्ट लेना देना। तो ये सारी ट्रांजैक्शन पेरेंट और सब्सिडरी में बड़ी बेतकल्लफी के साथ पाई जाती है। तो पेरेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन ट्रांजैक्शन को शो करे, जायज है उस पर। सब्सिडरी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन ट्रांजैक्शन को शो करे, उस पर भी जायज है। लेकिन जब पेरेंट और सब्सिडरी आपस में इनको कंबाइन किया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा, तो ग्रुप का ये चीजें शो करना कि हमने अपने ही आप से ट्रांजैक्शन की हुई है, ये इलॉजिकल बात है। अपने ही आप में इन्वेस्टमेंट की है, इलॉजिकल बात है। अपने ही आपको शेयर इशू किए हैं, इलॉजिकल बात है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी एलिमिनेट हुई और अब शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम भी एलिमिनेट हो गए। जी बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। ये 2-3 बच्चों ने पूछा था रूल नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन, मैंने दोबारा डिस्कस किया। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। रिटेन अर्निंग इक्विटी में ऐड नहीं की? नहीं जनाब, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का रूल अलग है। रिटेन अर्निंग कौन सी इक्विटी की बात कर रहे हैं? अगर तो आप उस वर्किंग की बात कर रहे हैं जहां पे हमने गुडविल कैलकुलेट की थी, तो गुडविल कैलकुलेट करते वक्त रिटेन अर्निंग को हमने इक्विटी का पार्ट बनाया था, ठीक है। लेकिन अब रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट के फेस पे कैसे शो होनी है, उसका रूल अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों को क्लियर हो गया? जबरदस्त, ठीक है। एक्सट्रीमली क्लियर भी लफ्ज होता है जनाब। ठीक है जनाब, मैं ताबेदार जनाब का। तो जनाब हमने ये रूल नंबर 1, 2, 3 पढ़ के अप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं रिटेन अर्निंग की। जो 2-3 बच्चों का क्वेश्चन था ना, मैंने कहा था बिल्कुल सब्र करें और हम एक एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो रूल नंबर 4 हम लिखेंगे रिटेन अर्निंग के हवाले से। तो रूल नंबर 4, ग्रुप रिटेन अर्निंग, आर ई लिख रहा हूं, आर ई स्टैंड फॉर रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मीन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ग्रुप रिटेन अर्निंग in consolidated statement of financial position, CSFP, will be the sum of दो चीजों का टोटल होगा। 100% रिटेन ऑफ पेरेंट, पेरेंट की अपनी रिटेन तो पूरी की पूरी आएगी 100%, प्लस होल्डिंग परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय पोस्ट एक्विजिशन, ये बच्चों थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मल्टीप्लाई बाय पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सबसे। ठीक है, ये वर्डिंग मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, पहले आप न्यूमेरिकल डाटा देखें इसके ऊपर। न्यूमेरिकल डाटा देख के हो सकता है बात ज्यादा आसानी से समझ आ जाए।
ओके, मैं बहुत सादा लफ्जों में एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ, उसका मुझे जवाब दीजिएगा। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, पता नहीं कितने अरसे से कर रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी आप चला रहे हैं। मैं आज आपको कहता हूँ कि डू यू वांट अ पार्टनर, मतलब मैं आपके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूँ कि आपको पार्टनर की जरूरत है, और फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यस, आ जाओ, बन जाओ पार्टनर। तो फॉर एग्जांपल मैं आपके बिजनेस का 70% का पार्टनर बन जाऊँ। 70% का जब मैं आपके बिजनेस का पार्टनर बना, मुझे एक बात बताएं, आज के बाद जो कुछ कमाएंगे उसका 70% मैं लूंगा ना, या आज से पहले भी जो कमाया हुआ है उसका 70% भी मैं लूंगा आपसे? इस क्वेश्चन का आंसर दे। हाँ, आज के बाद, आज के बाद, आज के बाद जो भी मैं आप कमाएंगे ना उसका 70% मेरा, टुडे ऑनवर्ड। बिल्कुल सही कहा जिशान अख्तर साहब आपने। आज तक के प्रॉफिट में से अगर 70% मांगू तो ये तो गलत होगा ना, टेक्निकली बात ही गलत है। मैं आपको कहूँ आज तक जितना प्रॉफिट कमा चुके उसका भी 70% मुझे दो, तो भाई ऐसा नहीं होता। आज के बाद जो भी बिजनेस कमाएगा उसका 70% मेरा। इसको मैं यहाँ पे कहने लगा हूँ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। आज मैं सब्सिडरी को 70% अक्वायर कर रहा हूँ, 70%। मैं सब्सिडरी के 70% शेयर अक्वायर कर रहा हूँ। आज के बाद सब्सिडरी जो भी कमाएगी उसका 70% मेरा। आज के बाद, आज से पहले जो कमा चुकी है उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं। गॉट इट? ये पॉइंट सबको समझ आ गया? सब्सिडरी ने, मैं सब्सिडरी को, किसी कंपनी को आज अक्वायर कर रहा हूँ 60%, 70%, 80%, 90%, जितना भी। आज के बाद सब्सिडरी जो कमाएगी ना उसका 70% मेरा है। आज के बाद, बाद भी पोस्ट एक्विजिशन डेट, यानी कि हमने जब उसको एक्वायर किया उसको एक्विजिशन डेट कह रहे हैं, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट का 70% मेरा है। ठीक है? अब इसको देखिए, मैंने वर्डिंग क्या लिखी थी पहले पिछले पेज पे। मैंने वर्डिंग यही लिखी थी ना, होल्डिंग परसेंटेज मीन 70%। जितने परसेंट मैं होल्ड करता हूं सब्सिडरी को, 70%, दिस इज होल्डिंग परसेंटेज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसका 70%। ठीक है? क्लियर होगी बात सबको? तो ये वर्डिंग पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी, और उसको मल्टीप्लाई करना होल्डिंग परसेंटेज के साथ। इज इट क्लियर बच्चों? हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये क्लियर है ना, तो इस क्वेश्चन के डाटा को आप खुद ढूंढें, देखें जरा, और ढूंढें कि जब से हमने एक्वायर किया सब्सिडी का प्रॉफिट कितना है और उसका 70% कितना बनता है। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करें कि इस क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है कितना। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है ढूंढे जरा, आपकी स्क्रीन पे है, नजर आ रहा है आपको, ढूंढे जरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तैयबा रूल नंबर 4 समझ नहीं आया? रूल नंबर 4 तो भी चल रहा है। पहले मैं रूल लिखता हूँ फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ये एक्सप्लेनेशन ही तो चल रही है। आप जरा वर्किंग मेरे साथ साथ करें तैयबा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मुजम्मिल ने कहा 5,000, बाकी तमाम ने कहा 4,000। एक बंदे ने तो हद कर दी, इसने कहा 300 रुपया। वो है मिस आयशा। इन्होंने 300 कहा, 300 तो बड़ा हैरान कर दिया आपने। 2,800 भी कहा, ठीक है। अच्छा ठीक है, 2,800 इस तरह से कह रहे हैं कि 4,000 में हमारा शेयर, ठीक है। रहीम ने कहा 3,000। नहीं जी, ज्यादा वोट 4,000 के हैं, तो 4,000 को ओके कर दें।
नाउ लिसन, मैं आपको बताता हूँ। हमने जब सब्सिडरी को अक्वायर किया था उसकी रिटर्निंग क्या थी? 3000। आज सब्सिडरी की रिटर्निंग क्या है? अच्छा, ये कहाँ नजर आ रही है? एक्विजिशन डेट की रिटर्निंग, इंफॉर्मेशन नंबर 1, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नंबर 1 में जो ब्लू पेन से मैंने आज लिखा है कि उस दिन उसकी रिटर्निंग 3000 थी। अब देखिए आज की रिटर्निंग कितनी है सब्सिडरी की, ये आपको नजर आएगी बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के नीचे रिटर्निंग नजर आ रही है 7000 की। ये आज की रिटर्निंग है, यानी कि जब से हमने सब्सिडरी को अक्वायर किया इससे 4000 का मजीद प्रॉफिट होता है। उस वक्त 3000 थी, आज 7000 है। तो इसका मतलब है एक्विजिशन के बाद कितना कमाया? 4000। तो 4000 वाले हजरात बिल्कुल ठीक है। 3000 वाले या 4200 या कुछ भी जिसने कैलकुलेट किया वो गलत है। 4000 इज द राइट फिगर। लेकिन ये 4000 सारा हमारा नहीं है, हम तो 70% के मालिक हैं। तो 4000 का 70% 2800 हमारे प्रॉफिट्स में ऐड होगा। हमारा प्रॉफिट मीन पेरेंट का प्रॉफिट। पेरेंट का प्रॉफिट कितना है? 40000 का। पेरेंट का प्रॉफिट देखिए बैलेंस शीट में नजर आ रहा है 40000 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन रिटर्निंग। तो पेरेंट की अपनी रिटर्निंग कितनी है? 40000। इसमें 2800 भी शामिल कर दें। 2800 2800 कैसे वर्कआउट हुआ? मैं दोबारा यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे ये वर्किंग कर देता हूँ। 7000 रिटर्निंग आज की, जिस दिन अक्वायर किया उस दिन 3000 थी, तो 4000 हुआ पोस्ट एक्विजिशन। इसका ले लें 70%, तो बनता है 2800। अब पेरेंट का अपना प्रॉफिट कितना है? 40000। सब्सिडरी से जो हमारा हिस्से का प्रॉफिट बनता है वो बनता है 2800। इस वर्डिंग को दोबारा सुन लें और समझ लें। हमारे हिस्से का प्रॉफिट बनता है जो सब्सिडरी में। सब्सिडरी का वैसे तो प्रॉफिट 4000 है जब से एक्वायर किया, लेकिन हमारे हिस्से का प्रॉफिट उसमें 2800 है। तो 40000 और 2800 42800। फरहाद का रिटेन अर्निंग जो आपने कैलकुलेट किया फरहाद ने 42800, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अब दोबारा उस वर्डिंग को पढ़ लें। क्या लिखा था? ग्रुप रिटेन इन कंसोलिडेटेड एसएफपी विल बी द सम ऑफ टोटल ऑफ 100% रिटेनिंग ऑफ पेरेंट। पेरेंट की अपनी तो पूरी आएगी भाई, पेरेंट की अपनी तो आनी आनी। हाँ, सब्सिडरी के प्रॉफिट में से अपना हिस्सा कैलकुलेट करना। वो अपना हिस्सा कैलकुलेट करने का तरीका है पोस्ट एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग परसेंटेज, यानी कि 70%। तो 42800 की फिगर पे किसी स्टूडेंट को अब कोई एतराज या कोई कंफ्यूजन है तो बोल दे। 42800 रिटेन अर्निंग है। जी बच्चों, कोई बात जो समझ ना आई हो? जरमीना हबीब कह रही है कि 4000, पता नहीं 4000 कहां से है? ओके, जमीना कह रही क्लियर है। ओके जी, सबको ही क्लियर है 42800? अगर ये क्लियर है तो मैं बैलेंस शीट में लिख दूं अब इक्विटी में। मैं बैलेंस शीट में इक्विटी में लिखने लगा हूं 42800, लेकिन कहां पे? ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। हाँ, अब रिटेन अर्निंग की बजाय मैं एक लफ्ज लिखूंगा ग्रुप रिटेन अर्निंग। और यहाँ पे एक वर्किंग का रेफरेंस दूंगा, वर्किंग नंबर 3 4 वट जो भी वर्किंग का नाम होगा। अभी तो आप जो मर्जी नाम एज्यूम कर ले, लेकिन आज मैं आपको वर्किंग का फाइनल बताऊंगा कि कौन कौन सी वर्किंग हम किया करेंगे। तो 42800 ठीक हो गया बच्चों। ले जी, अब बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। एसेट साइड पे आ जाए, टोटल करें क्या आता है? एसेट साइड का टोटल करें क्या आता है? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है बच्चों, कैलकुलेटर आप यूज करें, बल्कि मेरे पास भी है, मेरे पास अरेंज हो गया कैलकुलेटर। लेट मी चेक हियर। एसेट्स का टोटल 120 प्लस 12400 प्लस 35 प्लस 23 प्लस 12, ये बनता है 202400 एसेट साइड का टोटल। ओके,
ठीक हो गया बच्चों? 2,02,400। लेकिन जब आप इस साइड का टोटल करेंगे ना, अभी लिखना नहीं है आपने, लेकिन आप जब टोटल करेंगे ना, ये बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, नहीं होगी टैली। करें देना टोटल 70, 50, 42,800 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 6। तो नहीं जी, आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं है, ये टैली होनी भी नहीं थी। हाँ 195,800 आ रहा है, ये टैली क्यों नहीं है? 6600 का डिफरेंस है। तो तवज्जो, अब आखिरी चीज हम डिस्कस करने लगे, इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और हमें बेसिक कंसोलिडेशन आ जाएगी। तो बच्चों, हमने ना मैथमेटिकली एक बहुत बड़ा ब्लडर किया, तवज्जो चाहिए, मैथमेटिकली। हालांकि आईएएस के मुताबिक मैंने कोई गलती नहीं की, आईएएस जैसा कहता है हम वैसा कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकली ब्लडर हो गया। हम 70% के मालिक थे, हमने सब्सिडरी को 70% एक्वायर किया था, लेकिन हमने सब्सिडरी के शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को 100% इग्नोर किया। होना तो यूं चाहिए था कि सब्सिडरी ने हमें कितने शेयर, सब्सिडरी के शेयर देखें जरा कितने हैं, 10,000 शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम कितना है, 5,000। मैंने उस वक्त ये कहा था कि चूंकि इसने पेरेंट को इशू किया है तो इसको एलिमिनेट करना है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इसने सारा का सारा पेरेंट को इशू नहीं किया, इसने 70% पेरेंट को इशू किया हुआ है, रिमेनिंग 30% उसने कहीं और इशू किया होगा। वो इंडिविजुअल किसी को 1 शेयर दिया होगा, किसी को 100 शेयर दिए होंगे, किसी को 1000 शेयर दिए होंगे पब्लिक को। तो बहरहाल 30% शेयर जिनके पास है ना, जिन लोगों के पास है, उनको माइनॉरिटी कह रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी शेयर तो हमारे पास है। तो जिनके पास 30% शेयर है ना, उनको हम कह रहे हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी, हमारे पास मेजोरिटी शेयर्स हैं, हम मेजोरिटी में, हम कंट्रोल करने वाले हैं इस कंपनी को, सब्सिडरी को। वो जो 30% मालिक है ना सब्सिडरी के शेयर होल्डर, यानी कि सब्सिडरी के मालिक, लेकिन 30%, उनको हम कहते हैं वो नॉन कंट्रोलिंग पर्सन है। कंट्रोलिंग पर्सन तो हम है, हम कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी शेयर है। तो वो तो माइनॉरिटी शेयर्स के अंदर है, तो वो नॉन कंट्रोलिंग पर्सन है, जस्ट लाइक ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली। ठीक है, तो कंपनी के 70% शेयर हमारे पास है, हम कंट्रोल कर रहे हैं, 30% शेयर माइनॉरिटी के पास है, वो नॉन कंट्रोलिंग पर्सन है। तो जो मैं बात कर रहा था ना मैथमेटिकली, उसको दोबारा आते हैं कि 10,000 और 5,000 शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम हमने सारा का सारा इग्नोर कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ये कहते हुए कि इसने पेरेंट को इशू किया हुआ है। हालांकि हकीकत तो ये है इसने पेरेंट को 70% इशू किया, रिमेनिंग 30% इसने पेरेंट को इशू नहीं किया हुआ। किसको इशू किया हुआ है? माइनॉरिटी को। तो वो तो एलिमिनेट नहीं करना चाहिए था हमें, हमें तो एलिमिनेट करना चाहिए था 70% जो पेरेंट को इशू किया हुआ है। मैंने यही कहा ना बार बार कि जो पेरेंट और सब्सिडरी की आपस में ट्रांजैक्शन है, उनको एलिमिनेट करना है। तो सब्सिडरी ने पेरेंट को 70% शेयर इशू किया, 70% एलिमिनेट करना चाहिए था, लेकिन हमने कर दिया पूरा 100% एलिमिनेट, तो हमने ज्यादती की। तो फिर इसका हल क्या है? आईएफआरएस कहता है, आईएफआरएस 10, इसका हल ये है कि आप एक वर्किंग करें कि माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, जिनको हम नॉन कंट्रोलिंग पर्सन पे कहते हैं। नॉन कंट्रोलिंग पर्सन का इंटरेस्ट, जिसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहेंगे, मैं इसको इन शॉर्ट बोलूंगा एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मीन नॉन कंट्रोलिंग पर्सन का इंटरेस्ट, मीन माइनॉरिटी पीपल्स का इंटरेस्ट। माइनॉरिटी वो जिसके पास 50% से कम शेयर्स हैं, हम पेरेंट है, हमारे पास 50% से ज्यादा शेयर्स हैं। तो जिनके पास 50% से कम है उनको हम माइनॉरिटी कहेंगे, चाहे वो तादाद में हजारों लाखों आदमी क्यों ना हो, लेकिन उनके पास चूंकि शेयर्स कम है, 50% से कम है, इसलिए हम उनको माइनॉरिटी कह रहे हैं। और माइनॉरिटी का इंटरेस्ट, माइनॉरिटी को हम नॉन कंट्रोलिंग पर्सन भी कहते हैं। नॉन कंट्रोलिंग पर्सन का इंटरेस्ट इन शॉर्ट
NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखा जाएगा आज सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने हैं, नेट एसेट्स मीन इक्विटी। आज सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने हैं? 22,000 टोटल। टोटल नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कब? आज। आज का मतलब एट रिपोर्टिंग डेट कितने? 22,000। इस 22,000 में अगर गौर किया जाए ना तो 30% 6600 ये माइनॉरिटी का है। ये जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है जिसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी कहते हैं, IFRS 10 कहता है इसको इक्विटी में शो करेंगे अलग से। पहले उसने कहा कि पेरेंट का शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम शो करें, यानी कि सब्सिडरी का बिल्कुल शो ना करें। तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था मुझसे उस वक्त, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि जी हमने तो 70% पेरेंट को इशू किया हुआ, 70% एलिमिनेट कर दे, 30% क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं? तो 30% इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं कि IFRS 10 कहता है उसको अलग से शो करें। तो इसको वर्किंग का कोई भी नाम दे दे, वर्किंग 1 2 3 4 व्हाटएवर, तो ये बनता है 6600। ये इक्विटी में अलग से शो करना होता है। अब इक्विटी का टोटल करें, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है, लेकिन इक्विटी का टोटल करें क्या बनता है? 70 50 1,20,000 और 42,800 42,800 प्लस 6,600, तो इट इज 169,400। इसमें लाइबिलिटीज का भी टोटल कर दें, प्लस 15 प्लस 12 प्लस 6, तो ये बनता है 2,02,400। ले जी बैलेंस शीट टैली हो गई। बैलेंस शीट तो टैली हो गई, लेकिन अब मैं यहां पे रुक के आपसे पूछूंगा, कोई कंफ्यूजन है तो बोले, कोई क्वेश्चन है तो बोले। एक बच्चे ने बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में प्रॉफिट का कोई सीन नहीं है, मतलब माइनॉरिटी का प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं है बेचारों का। बिल्कुल है हिस्सा। शहनाज सुमरो का ये क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन, कि माइनॉरिटी का प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं है। तो दोबारा देखें जी शहनाज, जब हमने ये 6600 कैसे कैलकुलेट किया, इस वर्किंग पे गौर करें। हमने 22,000 का 30% लिया, ये 22,000 कहां से आया? ये 22,000 आज की इक्विटी है सब्सिडरी की। आज की इक्विटी में 7,000 का प्रॉफिट आज तक का शामिल है। जब आज तक का प्रॉफिट 7,000 7,000 जो रिटेनिंग है, ये आज तक की रिटेनिंग है, ये 22,000 के अंदर शामिल है, और हम 22,000 का 30% ले रहे हैं 6,600, तो ऑटोमेटिकली आज तक के प्रॉफिट 6,600 के अंदर शामिल हो गए। जी शहनाज सुमरो, आपका क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। हाफिज नुमान का क्वेश्चन है, एनसीए का प्रॉफिट में हिस्सा है लेकिन पेरेंट्स का उसमें कोई दखल नहीं। हाफिज साहब पता नहीं चल रहा कि आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं। पेरेंट का प्रॉफिट में हिस्सा तो हम ऑलरेडी ग्रुप रिटर्निंग कैलकुलेट करते वक्त ले चुके हैं। एनसीआई की बात अब्दुल राफी मैंने दोबारा रिपीट किया, लेकिन फिर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अभी मैंने शनाज के क्वेश्चन का आंसर देते वक्त की बात की है। गुडविल में भी एनसीआई का शेयर आता है लारेब, अगर आपने कंसोलिडेशन पढ़ी भी है थोड़ी तो कंट्रोल करें अपने जज्बात पे, इंशाल्लाह हम ये बातें सारी करेंगे। अभी तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। बिल्कुल गुडविल में भी एनसीआई का हिस्सा जब आएगा वो देखेंगे, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में तो नहीं। हाँ एनसीआई का रूल लिखवाना है अब्बास भाई, मैंने बिल्कुल लिखवाना है। ओके, हसन कह रहे हैं सर ये 6600 ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता था, 10,000 5,000 3,000 का 30% प्लस 1,200।
हसन, मुझे एक लतीफा याद आया, अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। आप कहेंगे, इजाजत देंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं। वो बड़ा रेलेवेंट लतीफा है। तो हसन सुने, हम एक दफा ना स्टॉक टिक पे जा रहे थे, टैप्टा के। तो वहां पे ना फर्नीचर को काउंट करना था। तो हजारों चेयर्स थी वहां पे। तो एक जूनियर ने कहा, मतलब मजाक में, कि सर चेयर्स गिनने का आपको आसान तरीका बताता हूँ। मैं कहा बताओ यार, हजारों चेयर्स है, ये तो गिनना बहुत मुश्किल है। उसने कहा सर चेयर्स की टांगे गिन लें और बाद में उसको 4 पे डिवाइड कर दीजिएगा। यार तुम तो जीनियस हो। मतलब ये लतीफा मुझे तब तब याद आता है जब जब कोई आसान काम को मुश्किल तरीके से करने की कोशिश करता है। आपने जो कैलकुलेट किया ना, बिल्कुल सही किया, लेकिन आप एक आसान काम को मुश्किल तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं, पहले एट एक्विजिशन वाला कैलकुलेट कर ले, फिर उसमें प्रॉफिट। मैं कह रहा हूँ आज की रिटर्निंग को आप सिंपली 30%, सॉरी, आज के नेट प्रॉफिट को सिंपली 30% से मल्टीप्लाई करें, 6600 डायरेक्टली आ जाएगा। आप कह रहे हैं नहीं, मैंने तो इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना है। आपकी वर्किंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेंथी है। मेरी वर्किंग शॉर्ट है, तो मैं आपकी वर्किंग को क्यों फॉलो करूं? हाँ, अगर आप कंसेप्चुअली पूछना चाहते हैं, तो आपने वही काम किया, कुर्सी की टांगों को गिन के 4 पे तकसीम किया, तो आंसर तो वही आना है यार। ठीक है, आपका ठीक है, आप उस तरह से लेना चाहते हैं कर ले, लेकिन अपनी जिंदगी को आसान बनाए। शॉर्टकट, जो शॉर्ट वर्किंग हो सकती है उसको करें, क्यों लेंथी वर्किंग पे जाते हैं? ठीक हो गया। हाँ, जरमीना का क्वेश्चन है कि जी सब्सिडरी के प्रॉफिट का मुकम्मल ब्रेकअप बता देना किसी तरीके से, कि कितना पेरेंट के हिस्से में आया और कितना एनसीआई के हिस्से में। और एनसीआई का रूल लिखवाना था मैंने, उसके ऊपर भी आ जाता है। जी बस आज के लेक्चर में ये दो बातें जो आप लोगों ने पूछी है, इसके ऊपर मैं आने लगा हूँ। एक जरमीना और एक अब्बास साहब ने कहा क्वेश्चन के रूल्स का। तो रूल पहले लिखने हैं, रूल नंबर 5। इफ अ सब्सिडरी is not a wholly owned subsidiary. बच्चों, होली ओन सब्सिडरी का मतलब होता है कि सारी की सारी हमारी है। होली ओन्ड, सारी मेरी है। जब सारी मेरी होगी तो एनसीए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, माइनॉरिटी भी नहीं होगी। 100% शेयर हम किसी कंपनी का एक्वायर कर लें, उस क्वेश्चन में, उस सिनेरियो में माइनॉरिटी या एनसीआई नहीं होगी। तो हम ये उस, फिलहाल अभी जो रूल लिख रहे हैं ये उस कंपनी का लिख रहे हैं जहां पे हम होली ओन सब्सिडरी नहीं रखते, यानी कि हमारे पास शेयर होल्डिंग 100% से कम है। नॉट अ होली ओन सब्सिडरी, एनसीआई विल बी कैलकुलेटेड। ये कैलकुलेटेड कैसे होगी, ये ब्रैकेट में लिखने लगा हूं। एनसीआई परसेंटेज, यानी कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में 30% थी, मल्टीप्लाई बाय नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी इस डेट के, रिपोर्टिंग डेट के। ठीक है जी, कैसे कैलकुलेट करनी है? एनसीआई परसेंटेज 20%, 30%, ये हमेशा 50% से कम होगी जनाब। एनसीआई कभी 50% से ज्यादा नहीं होती, 50 से कम होगी। तो 20%, 10%, 30% मल्टीप्लाई बाय सब्सिडरी के एसेट्स, कौन से? रिपोर्टिंग डेट वाले। अच्छा, ये कैलकुलेट तो ऐसे होगी, एंड विल बी रिपोर्टेड। अभी रूल का मुकम्मल नहीं हुआ। एंड विल बी रिपोर्टेड कहां पे? रिपोर्ट कहां पे होगी? इन इक्विटी, इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक हो गया, तो ये हो गया इसका रूल। अच्छा, अब वो
जमीना का क्वेश्चन था, उसको मैं आंसर करता हूँ कि इसको हमने कैसे स्प्लिट करना है प्रॉफिट। तो जनाब एक दफा फिर क्वेश्चन में देखें, सब्सिडरी को हमने जब से एक्वायर किया, जमीना खासतौर पे आपने क्वेश्चन पूछा था और बाकी भी इसको इस एंगल से भी देख रहे हैं, एक न्यू एंगल से बात करने लगा हूं, वही बात एक न्यू एंगल से कि हमने जब से सब्सिडरी को एक्वायर किया, जिस दिन एक्वायर किया ना उस दिन उसके नेट एसेट्स या उसके सॉरी रिटेनिंग थी 3000, आज उसकी रिटेनिंग है 7000, तो कितना कमाया उसने? 4000। इस 4000 में 70% हमारा है, हमारा मीन पेरेंट का, और 30% माइनॉरिटी का है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। ठीक है, तो 70% मैंने कहा लिया, जरा देखिएगा, जब मैंने ग्रुप रिटेनिंग कैलकुलेट की तो 4000 का 70% पेरेंट के प्रॉफिट में जाके ऐड हो गया। ये 42,800 हमने यहाँ पे शो भी करवा दिया बैलेंस शीट के फेस पे ग्रुप रिटेनिंग। तो 4000 का 70% 2800 तो इसके अंदर शामिल हो गया, बाकी रह गया 4000 का 30% 1200। 4000 का 30% 1200 मैंने क्यों नहीं लिया अलग से? अगर आप गौर करें तो 22,000 के अंदर 4000 भी शामिल है, वही जिस पे मैंने एक लतीफा भी सुनाया था, अगर उसने माइंड ना किया हो तो वो ये था, ये 22,000 बना कैसे? ये तो 18,000 थे नेट एसेट्स सब्सिडरी के एट एक्विजिशन, 18 में असल में 4000 का प्रॉफिट ऐड हो चुका हुआ है। ये 22,000 की जब मैं फिगर ले रहा हूं तो इसमें 7,000 की रिटेनिंग शामिल है, और 7,000 की रिटेनिंग का मतलब है 4,000 एक्विजिशन के बाद वाला भी शामिल है, 3,000 एक्विजिशन डेट तक का और 4,000 एक्विजिशन के बाद वाला, तो 7,000 सारा का सारा इसमें शामिल है। तो 7,000 22,000 के अंदर शामिल है, और 22,000 का जब मैं 30% ले रहा हूं तो इनफैक्ट मैं 4,000 का 30% भी इसी में शामिल कर चुका हूं ऑलरेडी। तो इसलिए मुझे उसके ऊपर बॉदर करने की जरूरत नहीं है, मुझे अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अलग से वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था दिस इज सिंपलेस्ट वे। आप ये ना सोचें कि मैंने एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट भी शामिल करना है, वो ऑलरेडी शामिल इसके अंदर हो चुका। जब मैं 22,000 का 30% ले रहा हूं तो 22,000 के अंदर 4,000 का 30% भी शामिल हो गया, 4,000 का 30% यानी कि 1200, वो भी इसके अंदर शामिल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उसके प्रॉफिट का मुकम्मल ब्रेकअप जमीना जमीना ने पूछा था क्वेश्चन कि पूरा उसका ब्रेकअप हमने डिस्कस कर लिया। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं देख लेता हूँ चंद स्टूडेंट का क्वेश्चन। हाँ, ये लतीफा सुनाया इसलिए था कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम ना जब आसान काम को मुश्किल तरीके से करने की कोशिश करते हैं ना तो लोग हम पे हंसते हैं जनाब। तो आसान आसान बातें करना चाहिए। अब्बास भाई का क्वेश्चन है कि एनसीआई तो ग्रुप के आउटसाइडर का है, इनको हम ग्रुप में क्यों डिस्कस करते हैं, ये लॉजिक समझ नहीं आई। अब्बास भाई अब देखिएगा, इस बात को भी नए एंगल से देखिएगा। अच्छा, सैरिश ने पहले पूछा, वो मैं डिस्कस कर लूं कि होली ओन कंपनी किसे कहते हैं। होली ओन कंपनी किसे कहते हैं? जो होली हमारी सारी, होली का मतलब होता है सारी, सारी की सारी हमारी ओन, हमारी मलकियत हो, यानी कि ऐसी कंपनी जो 100% जिसके शेयर हमारे पास कहलाएगी, तो वो भी सब्सिडरी, लेकिन उस सब्सिडरी के अंदर एनसीए का कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। सैरिश ठीक हो गया। ले जनाब, अब्बास भाई के क्वेश्चन का जवाब, आखिरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद इस क्लास को कंक्लूड करने लगे हम। वो आखिरी क्वेश्चन जी ये है कि एनसीआई तो ग्रुप का हिस्सा नहीं है, हम उसको यहाँ पे क्यों शो करते हैं? अब्बास भाई जरा देखिएगा बैलेंस शीट के अंदर तमाम एसेट जो लिखे हुए 2,02,400, एक एक करके एसेट को देखें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10,000 और सॉरी 1,20,000, 1,20,000, ये सारा का सारा हमारा है। ये इसमें कोई माइनॉरिटी का हिस्सा भी है क्या? इन एसेट्स के अंदर जो आपको एसेट साइड पे जितने भी एसेट नजर आ रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड स्टॉक, डेटर, कैश एटसेट्रा, इन एसेट्स के अंदर माइनॉरिटी का हिस्सा है कि नहीं है? है ना? तो जब इनके अंदर माइनॉरिटी का हिस्सा है तो हम इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे शो करवाएं। लेकिन जनाब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, तो इसलिए मुझे ना इस क्लास को यहीं पे ऑफ कर देना चाहिए। मलिहा निजामी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट
क्लास में इंशाल्लाह मैं कल इसको जरूर एड्रेस करूंगा। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।